हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते जाएं। कुछ ऐसा कर गुजर जाएं जीवन में कि बापू की तरह आपका कुछ अलग ही नाम हो जाए और आने वाली पुश्तें आपके नाम को याद रखे, आने वाला युग आपको याद रखे। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है। तस्वीर देख रहे होंगे आप सामने और इस चीज को देख करके समझ भी गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से महात्मा गांधी की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया, एक राजनीतिक एकता के सूत्र में उन्होंने पिरो दिया। उस युग में भी ऐसा कहते हैं कि जब बापू निकलते थे तो उनके पीछे एक कारवां सा बन जाता था। क्या था इस अद्भुत व्यक्तित्व में? एक दुबला पतला सा व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। हर व्यक्तित्व के पीछे कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, तो उनकी भी हम लोग अलग ही चर्चा करेंगे, क्योंकि नो कैन परफेक्ट, कभी भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण तो हो नहीं सकता। जीवन में हर व्यक्ति गलतियां करता है, तो बापू ने भी की होंगी। कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे होंगे इनके जीवन के, है ना, लेकिन वो सामान्य वृत्ति है। चलिए, खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की। महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। महात्मा गांधी के जीवन की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों को सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात में हुआ। पोरबंदर काठियावाड़ कहाँ होता है? गुजरात में होता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जबकि प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन से थे, तो जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। जमनालाल बजाज और गांधी जी के बीच में जब भी कभी पत्राचार होता था तो उस पत्राचार में गांधी जी उन्हें स्वयं जो है अपने पुत्र के रूप में संबोधित करते थे। वहीं यदि हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु आप लोगों को पता है कि 30 जनवरी 1948 को सुबह सुबह का समय था। दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे बापू, और उसी समय नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मार दी और वहीं से इस महान व्यक्तित्व का पतन हो गया, इस महान व्यक्तित्व की मृत्यु हो गई। इनके मुख से अंतिम जो शब्द निकले थे वो शब्द थे, हे राम। तो राम का नाम लेते हुए निधन हो गया। कब? 30 जनवरी 1948 को। चलिए, कुछ सामान्य बातें हम लोग कर लेते हैं।
महात्मा गांधी। सबसे पहले बात करते हैं पिताजी की। पिता करमचंद गांधी। बात यदि करें हम माताजी की, तो माताजी का नाम पुतलीबाई जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बात करते हैं पत्नी की। तो कस्तूरबा गांधी। बात कर लेते हैं पुत्र की। तो 4 पुत्र। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, और देवदास। जबकि यहीं पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। बात करें मृत्यु की, तो 30 जनवरी 1948 को, 30/1/1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के समय ठीक है। तो ये विशेष बातें याद रखनी है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है ना। कहां पर हुआ? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात।
गुजरात। ठीक है, बात करें पिताजी के, तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी की बात करें तो कस्तूरबा गांधी। अभी बात करेंगे कैसे, कितने वर्ष की आयु में कैसे क्या विवाह हुआ, सगाई कब हुई, सारी बातें करेंगे, बेसिक परिचर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई था। माताजी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, माता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ध्यान रखना। पुत्र, 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के बिरला भवन में जब ये प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, इसी समय नाथूराम गोडसे ने इनको गोली से मार दिया, सीना छलनी कर दिया, और वहीं पर बापू की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। बात करेंगे राजनीतिक गुरु की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप में ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात समझने क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके जीवन को कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, 1876 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया, और इसी समय 1876 में ही गांधी जी का ऐसे कहा जाता है कि कस्तूरबा गांधी के साथ में सगाई कर दी गई। उसके बाद 1881 ईस्वी में इन्होंने राजकोट स्कूल में अध्ययन किया। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ में लगभग 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। 1885 में इनके पिता करमचंद गांधी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं, और मैट्रिक मतलब हाई स्कूल पास करते हैं, और यहां से पास करने के बाद में भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया था। सबसे पहली बार कौन सी कॉलेज में प्रवेश लिया था? याद रखिएगा, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। यहां पर ये प्रवेश लेते हैं, और एक सत्र के बाद में ही जो है इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। 1888 ईस्वी इनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 1888 ईस्वी में इनके प्रथम पुत्र का जन्म होता है। पहली बात हरिलाल, किसका जन्म होता है? प्रथम पुत्र का जन्म होता है। साथ ही साथ वकालत करने के लिए इंग्लैंड रवाना होते हैं बापू। पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता से बहुत ज्यादा लगाव था, और माता को भी इनसे बहुत ज्यादा प्रेम था। तो माता जी ने कहा, रे गांधी, मोहन नहीं भेजूंगी। गांधी जी चाहते थे कि वकालत करूं, माताजी ने मना कर दिया। तो माताजी से पूछा कि माताजी ऐसा क्यों, आप मुझे जाने के लिए क्यों मना क्यों कर रहे हैं? तो माताजी ने कहा कि बेटा देख, पश्चिमी देश है, वहां की संस्कृति ठीक नहीं है, और वहां जाने के बाद मैंने सुना कि लोग बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, स्त्री का गमन करते हैं। मुझे पता है तू यहां से चला तो जाएगा, लेकिन मैंने यदि भेज दिया तो मुझे यह है कि तू तो कुछ नहीं खोएगा, नया वातावरण में ढल जाएगा, लेकिन मैं मेरा एक मात्र पुत्र जो है वो खो दूंगी। वहां के लोग मांस भी खाते हैं। गांधी जी के एक समय के महान व्यक्ति जिनका नाम मिलता है बहिर्जी सूरी, बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे, पारिवारिक संबंध थे। तो बहिर्जी सूरी को अपने पक्ष में करते हैं, और बहिर्जी सूरी को साथ में साक्षी बनाते हैं। उससे माताजी को, मतलब पुतलीबाई जी को, उनके सामने प्रूफ बनाते हैं, एविडेंस, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये मेरी शपथ लेंगे
है ना। और ये आपको भरोसा दिलाएंगे कि मैं वहां पर जाने के बाद में इस प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का कुकृत्य नहीं करूंगा, ना तो मैं मांस खाऊंगा, ना मैं मदिरा का प्रयोग करूंगा, और ना मैं स्त्री के पास में जाऊंगा, मैं स्त्री का गमन भी नहीं करूंगा। ये मेरे 3 वचन है, तीनों वचन देता हूं, और मेरा आपसे वादा है कि मैं इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तो देखो, बहिर्जी सूरी के सामने, बहिर्जी सूरी को साक्षी बनाया माता जी के सामने, और उन्होंने 3 वचन दिए, मांस, मदिरा व स्त्री का त्याग। तब जाकर के माता जी ने, भाई मां से बड़ा तो इस सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है ना, सबसे ज्यादा चिंता मां ही करती है। तो माताजी ने उनको कहा कि ठीक है, पक्का वादा, कि हाँ पक्का वादा, ठीक है। 1888 ईस्वी में वकालत करने के लिए कहां पर गए थे? इंग्लैंड गए। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1891 ईस्वी में वकालत की पूरी पढ़ाई हो गई, और पूरी पढ़ाई होने के बाद में वापस अपने स्वदेश लौटते हैं। इसी समय उनके जीवन में एक बड़ा आघात हुआ, माता पुतलीबाई की जो है मृत्यु हो जाती है। 1891 में आने के बाद में उनका निधन हो जाता है। जैसे कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद में राजकोट और मुंबई में वकालत करना प्रारंभ करते हैं। वकालत कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। गांधी जी अपने आप को भारत में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वकालत करते हैं, लेकिन समस्या है ना, क्या समस्या है कि बापू के पास में भाई लंदन से करके आए थे, है ना, इंग्लैंड से करके आए, तो वकील भी तो शानदार वाले होंगे गांधी, हैं? होंगे कि नहीं होंगे? तो गांधी जी की एक समस्या है। क्या समस्या है? गांधी जी झूठ नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल सकते। गांधी जी क्या नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल सकते। और यदि वकालत में कोई व्यक्ति झूठ ना बोले तो फिर मामला कैसे चले? प्रारंभ में तो खूब सारे केस आए गांधी जी के पास में, है ना। लोग आते, आकर के कहे कि साहब मैंने ये गुनाह किया है ना, और मेरा केस लड़ना है ना। अब गांधी जी कहते ठीक है, वहां जाकर के जज के सामने सारी बात बोल देते कि हाँ इसने तो गुनाह किया, इसने तो गुनाह किया। तो जहां मुजरिम बचने के लिए आता था वहीं उसको सजा हो जाती थी जेल में, सीधे सीधे। तो इस तरीके से यदि कोई वकील वकालत करेगा तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, संभव ही नहीं है ना। तो गांधी जी को मुकदमे मिलने, केस मिलने बंद हो गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई। फजीत वाली बात, निठल्ले हो गए, कामचोर हो गए, एक ठल्ले भर का, धेले भर का काम नहीं आ रहा गांधी जी के पास में, बहुत बुरी स्थिति है। और देखा भी क्यों कोई कि वकालत का तो काम, ज्यादातर चीजें भाई अपने ही मुवक जो है मुजरिम जो भी होता है उसको बचाने का काम है ना। अब गांधी तो वहां जाते और जाकर के कहते थे हाँ साहब इसने किया, क्या किया है इसने किया। सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी गांधी, माता जी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, माता से सीखा ये चीजें। माता ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना जीवन में कभी, तो नहीं बोलूंगी। तो इस प्रकार से इनकी वकालत एक तरीके से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। लेकिन यहीं पर 1893 ईस्वी में इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे, यहां तक की बात लिखता हूं। तो ध्यान देना, हमने बात कर ली जन्म की। जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ में इनका जन्म होता है। 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। और यहीं पर इसी समय
कस्तूरबा गांधी के साथ में कस्तूरबा के साथ सगाई। कस्तूरबा के साथ सगाई। 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। अठारह सौ 83 ईस्वी में तेरह वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ विवाह। अठारह सौ 87 ईस्वी भावनगर के श्यामल दास, ध्यान रखना इसका, भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। परंतु एक सत्र के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। अठारह सौ 88 ईस्वी वकालत करने हेतु इंग्लैंड रवाना। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि इसी समय प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। एक नोट लगा रहा हूं कि माता ने इंग्लैंड भेजने से मना किया तो बहिर जी सूरी को साक्षी बनाकर बहिर जी सूरी
को साक्षी बनाकर पुतली बाई को तीन वचन दिए। मांस, मदिरा और नंबर 3 स्त्री से दूर रहेंगे। ठीक है, ये जब वचन दिए तो माता जी मानी। ठीक है, और इसी के साथ कहाँ चले गए? इंग्लैंड चला गया। 1891 ईस्वी में वकालत बैरिस्टर की उपाधि के साथ अध्ययन पूर्ण किया। भारत लौटे। माता की मृत्यु हो गई। राजकोट व बंबई में वकालत प्रारंभ की। परंतु क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, तो क्योंकि सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, इसलिए असफल हो गए, केस आना बंद हो गए। गांधी जी कोई किसी को कहता रहा केस दे दे रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगाता कोई। तो इसका मतलब प्रारंभिक जीवन में देखो वकालत में ये क्या हो गए? असफल हो गए। अपनी सत्यनिष्ठा के कारण इन्हें कोई केस ही नहीं देता था। अरे इसको केस दे दिया तो भैया ये अंदर ठुकवा देगा सीधे सीधे, बचाना तो बहुत दूर की बात है, अंदर ही दे देगा, हालत खराब। लेकिन अब 2 साल तक इनकी वकालत नहीं चली। 1891 से लेकर के 1893 तक मामला खराब। 1893 में एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी, वस्त्र बनाया करती थी, पूरा का पूरा एक व्यावसायिक संघ था।
तो इस व्यावसायिक संघ के जो है दक्षिणी अफ्रीका के साथ में कुछ व्यावसायिक मतभेद चल रहे थे। अब उस समय के बड़े बड़े जो वकील हुआ करते थे, इन वकीलों की फीस भी ज्यादा हुआ करती थी, तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी इतनी ज्यादा फीस देने में संकोच कर रही थी, उनकी स्थिति नहीं थी। केस लड़ते लड़ते बुरी स्थितियां हो गई, तो केस लड़े कौन? केस ऐसा व्यक्ति लड़ेगा जो कि कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। आए आकर के पता करा कि क्या कोई ऐसा है क्या जो कम पैसे में भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो गांधी जी की आंखों में चमक उठ आ रहा है, 2 साल बाद में कोई काम आ रहा है, काम मिलने वाला है। तो गांधी ने कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा, मैं तो बिल्कुल जितने पैसे दोगे उतने में लड़ लूंगा। तो 1893 में भारतीय मुसलमान संघ, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो कि व्यवसायिक संघ था, इस व्यवसायिक संघ ने गांधी जी को कहा हमारा केस लड़ लोगे? हाँ लड़ लेंगे। तो केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। अब देखिएगा, प्रथम श्रेणी का टिकट कराया गया गांधी जी को अफ्रीका भेजने के लिए। ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट करवाया गया। प्रथम श्रेणी के टिकट में डिब्बे में बड़े आराम से रईसई के साथ में गांधी जी बैठे, लेकिन वहां अंदर गोरे लोग, और जैसे ही इन गोरे लोगों ने गांधी को देखा तो डिब्बे में ही, रेल के डिब्बे में गांधी जी को अपमान करने लग गए। रंग भेद नीति। और इतना ही नहीं, गांधी जी का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया गया। गांधी जी का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया। उस ट्रेन का जो टीटी था, उस टीटी ने, ऐसा कहा जाता है कि जोहान्सबर्ग, वहां आते आते गांधी को डिब्बे से नीचे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। भाग यहां से। काला कलूटा आदमी राम जाने कहां से आया। जैसे कैसे गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचते हैं, और प्रिटोरिया पहुंचने के बाद में ये जो रंगभेद नीति चल रही थी, इस रंगभेद नीति का सामना करने की शपथ लेते हैं। अपना पहला केस लड़ा, विजय मिली उनको। और 1894 में इस रंगभेद नीति, दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेद नीति थी, इस रंगभेद नीति का सामना करने का आत्मबल इतना बढ़ गया, उन्होंने अपने आप को वचन लिया कि मैं जब तक इस रंगभेद नीति को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अफ्रीका से वापस भारत नहीं लौटूंगा। और इसलिए गांधी ने 1894 ईस्वी में अफ्रीका में ही रह करके वहां समाज का कार्य करने और वकालत का कार्य करने का फैसला लिया। और 1894 ईस्वी में वहां पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बनता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गांधी के द्वारा की गई। कहां पर की गई? दक्षिणी अफ्रीका में। 6 महीने उन्होंने वहां पर कार्य किया, वहां के आसपास के माहौल को समझा, और समझने के बाद में 2 साल वहां घुल मिल गए, सारी की सारी परिस्थितियों को समझा और एक अपना संघ बनाना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी की लोग बात, ऐसे लोग जो कि रंगभेद नीति का सामना कर रहे थे, उन रंगभेद नीति से पीड़ित लोगों के लिए वो लड़ने का कार्य प्रारंभ करने लगे। 1896 ईस्वी में वापस भारत लौटते हैं कुछ समय के लिए, और लौटने के बाद में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके 2 पुत्र मणिलाल और हरिलाल, इन दोनों पुत्रों को
नेटाल ले जाते हैं, वहीं पर दक्षिणी अफ्रीका लेकर के वापस चला जाते हैं। कब? 1896 ईस्वी में। 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी में जब ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, तो इसी समय ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए, जब बोअर का युद्ध चल रहा था 1899 ईस्वी में, तो ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, और इसी से प्रसन्न होकर के ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जुलू व बोअर की उपाधि दी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जुलू और बोअर की उपाधि किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। कहां पर? तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में। आगे जब हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी ने एक तो 3 उपाधियां लौटाई थी वापस, जुलू और बोअर का पद, और साथ ही साथ केसर हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के समय। आगे चर्चा करेंगे। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1899 ईस्वी, ध्यान रखना, ब्रिटिश सेना के लिए बोअर के युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1894 नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। पहली बार कौन सी कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए वो कहां पर जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। कहां पर जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। और वहां पर पहली बार उन्हें रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा। कब? 1893 ईस्वी में, रेल यात्रा के दौरान। कौन सी यात्रा के दौरान? रेल यात्रा के दौरान, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए, अठारह सौ 93 ईस्वी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यावसायिक संघ द्वारा व्यवसाय संघ द्वारा या व्यवसाय संघ की मांग पर दक्षिणी अफ्रीका ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ बेटा? याद रखना कि ट्रांसवेल की राजधानी प्रोटेरिया। केस लड़ने पहुंचे।
अफ्रीका जाते समय गांधी जी को ट्रेन में रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी रेल से उतार दिया गया। अठारह सौ 94 से गांधी जी ने अफ्रीका में ही रहकर रंग भेद नीति का सामना करने सामाजिक कार्य करने वे वकालत करने का निर्णय लिया। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि इंडियन नेटाल कांग्रेस, माफ करना, नेटाल इंडियन कांग्रेस है ना, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अठारह सौ 96 ईस्वी पुनः भारत लौटे। अपनी पत्नी वे दो पुत्रों को अपने साथ नेटाल ले गए।
1899। बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस सेवा, भारतीय एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिटेन ने जुलू वे बोअर का पदक प्रदान किया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना। तो जुलू और बोअर का पद दिया गया। बोअर के युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, और भारतीय एम्बुलेंस सेवा जब उन्होंने तैयार की उनकी सहायता के लिए, तो उन्हें जुलू और बोअर का पद दिया गया। और इन्हीं ब्रिटेन ने, जब ये भारत वापस लौटेंगे तब मैं बात बताऊंगा आपको, भारत वापस लौटने से पूर्व 1915 से कुछ समय पूर्व 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब वहीं पर उन्होंने लंदन में रह रहे भारतीय लोगों को, भारतीय जो युवा वर्ग था, इस युवा वर्ग को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। और ना केवल वहां, जब यहां भारत में भी वो वापस आए तो ब्रिटेन की सहायता के लिए भारतीय नवयुवकों को भी सेना में भर्ती होने का आह्वान किया, जबरदस्ती भर्ती करवाया गया। इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने गांधी जी को ब्रिटेन सरकार से केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करवाई। कौन सी? केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कराई। वहीं भारतीय लोगों ने कहा, गांधी ये निकम्मे लोग भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, भारतीय लोगों का साथ में अत्याचार कर रहे हैं, और तू इन्हीं लोगों के लिए हमारे भारतीय बालकों को, नन्हे मुन्ने बालकों को भड़का रहा है। तो गांधी का बहुत भयानक विरोध भी हुआ। भारतीय लोगों ने उसे कहा कि तू तो है ना इनका सार्जेंट है। अंग्रेजों का क्या है? सार्जेंट है। सार्जेंट किसे बोलते थे? सार्जेंट बोलते थे जो सेना में भर्ती करता था ना। सेना में भर्ती करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सार्जेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्जेंट कहा जाता था। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो 1899 बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। और जब खूब सेवा करी तो गांधी को 2 पदक मिले। कौन कौन से बेटा? जुलू और बोअर। कौन सा? जुलू और बोअर का पदक प्रदान किया था ब्रिटेन सेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? 1901 में, इसके लगभग 2 साल बाद में, गांधी जी सपरिवार बोले तो अपने पुत्रों और पत्नी के साथ में वापस स्वदेश के लिए रवाना होते। और रवाना होते समय उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में बसे हुए लोगों को आश्वासन दिया
क्या आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो वापस लौट आएंगे, तुम्हारे हितों की रक्षा करने के लिए मैं वापस आऊंगा। और 1901 में ऐसा कहा जाता है कि गांधी ने देश का दौरा किया और कांग्रेस, इसी समय 1901 में कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का। 1901 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और भाग लेने के बाद में बंबई में वकालत के लिए दफ्तर खोला। कब? 1901 में। देखो ध्यान रखना, विशेष रूप से हम पहली बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन से में भाग लिया, तो 1901 के कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद में कौन से में भाग लिया, तो आगे हम बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन की। किसकी? लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी ने क्या लिया था? भाग लिया था। और वहीं पर राजकुमार शुक्ल मिलेगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो 1901 में तो आए थे, मुंबई में वकालत के लिए दफ्तर खोला और 1902 के आसपास वहां दक्षिणी अफ्रीका में जो भारतीय समुदाय था, जो रंगभेद नीति का सामना कर रहा था, उनके साथ में फिर वहां पर कुछ चीजें परिवर्तित हुई तो उन्होंने वापस गांधी का आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद में गांधी कहां पर पहुंचते हैं? वापस अफ्रीका पहुंचते हैं। कब? 1902 में। और 1903 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने क्या करा? एक तो अपना वकालत का दफ्तर खोला, और न केवल वकालत का दफ्तर खोला, ध्यान रखना, एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। और इसी नाम से वहां पर क्या? इंडियन ओपिनियन याद रखना, उनके वकालत दफ्तर का नाम भी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रकाशन करवाया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे बात समझ में? ओपिनियन, माफ कीजिएगा। तो 1903 में ये इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ करवाया, प्रकाशन करवाया किसने? गांधी ने। और वहीं जोहान्सबर्ग में उन्होंने क्या किया है? वहां पर एक अपना दफ्तर खोला है। आ गई बात समझ? क्लियर है? अब जब अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इंडियन ओपिनियन उनके दफ्तर का नाम है, और इसी नाम से उन्होंने जो साप्ताहिक समाचार पत्र जो प्रारंभ किया, वो वस्तुतः इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ वो 1904 में प्रारंभ हुआ था। और यही इसी समय 1904 में ही उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में। कहां पर? डरबन में। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, कई जगह आपको उल्लेख मिलता है। देखो, अफ्रीका में गांधी ने 2 आश्रम स्थापित किए, एक तो टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में है, ध्यान रखना। कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। वस्तुतः टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में हुई है। कई जो किताबें हैं वहां पर 1902 लिख रखा है, वो वस्तुतः गलत है। ज्यादातर जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं वहां पर 1910 ही मिलता है। आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? आगे बात समझ क्लियर है? फिनिक्स फार्म कहां पर है? डरबन में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, स्थापना कब हुई है? 1904 में। फिनिक्स फार्म, ठीक है, ध्यान रखना। 2 आश्रम गांधी जी के द्वारा। किन 2 आश्रमों की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई? तो ध्यान रखना, सबसे पहले फिनिक्स फार्म डरबन में 1904 में, और उसके बाद में टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में। आगे बात समझ क्लियर है? अब क्योंकि डेट तिथि को लेकर के कंट्रोवर्सी है, इसलिए उसमें तिथि नहीं देकर के प्रश्न क्या आता है? प्रश्न इस तरीके का आता है कि पहला आश्रम कौन सा था? तो फिनिक्स फार्म, दूसरा टॉलस्टॉय। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो देखिएगा, ब्रिटेन में जुलू बोर का पदक प्रदान किया था। ये नोट लगा लेना इसको, है ना? चलिए, तो 1899 की हो गई बात। 1901 ईस्वी में 1901 पुनः अपने परिवार के साथ, अपने परिवार सहित
भारत लौटे। अफ्रीका में रह रहे, अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी जरूरत होगी वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। बंबई में वकालत का दफ्तर खोला। संपूर्ण देश का दौरा किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। उन्नीस सौ 2 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर अफ्रीका लौटे। उन्नीस सौ 3 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। क्या है ये वस्तुतः वकालत दफ्तर। उन्नीस सौ 4 मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन ओपिनियन
नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाएं। और यहीं पर फिर से इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, फिनिक्स फॉर्म फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहां पर? डरबन में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। फिनिक्स जो कि एक माना जाता है कि पक्षी होता है, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उसको पूरा चाहे नष्ट कर दो, चाहे इतना सा उसके पंख का इतना सा भी हिस्सा बच जाता है, तो उसी पंख से वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई 1904 में। कहाँ पर की गई? डरबन में ये स्थापना की गई। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जुलू विद्रोह हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार से अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1906 में उन्होंने किया दक्षिण अफ्रीका में। ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।